ना फर्जी वोटर्स, बहुत सारे लोग जाते हैं जो वोट डाल के चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? हाँ, रोकने के लिए मतदाताओं को फोटो आइडेंटिटी कार्ड 1993 से जारी किए जाने लगे। मतदाताओं को फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, PIC वही, ठीक है, 1993 से जारी किए जाने लगे। 1993, ठीक है। फेक न्यूज, फेक चीज़ों का तो कितना ही चलन है आजकल, है ना। बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, फेक वीडियो सब चलते हैं, और ख़ासकर चुनावों में और ज़्यादा चलता है। जैसे आपने कल ही देखा होगा डीप फेक मामला, देखा क्या है ये? है चेहरा किसी और का, आवाज़ किसी और की, समझ रहे हो, इवेंट कहीं और का, और चला देंगे कोई और कि अच्छा ये इसके लिए है। उसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारे नेताओं की स्पीच उसमें कर देंगे। बहुत सारी लड़कियाँ, जैसे रश्मिका मंदाना वाला जो केस हुआ कल, एक फेमस सेलिब्रिटी है, समझ रहे हो, अब उसका फ़ोटो, उसके चेहरे की फ़ोटो किसी और के फ़ोटो पे लगा दिए कि ये रश्मिका है, ठीक है। और ऐसे मैंने आपको बताया था कि जेलेंस्की जो थे, जेलेंस्की को जानते हो? कौन है जेलेंस्की? यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है। कुछ लोगों ने, खासकर रसिया के हैकर्स रहे होंगे, उन्होंने क्या कर दिया, जेलेंस्की का चेहरा लगा दिया और ये वीडियो बना दिया कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि जो यूक्रेनियन फोर्स हैं, यूक्रेन की जो आर्मी है, वो हथियार डाल दे रसियंस के सामने। अब सारे सर्कुलेट कर दिया है मैसेज। अब बहुत सारे सैनिकों को लगा होगा कि सही में कह रहे हैं, लेकिन बाद में सफाई देनी पड़ी उनको, पूरे राष्ट्रपति को, पूरे देश को लगना पड़ा कि नहीं ये सब फेक न्यूज़ है, फेक इन्फॉर्मेशन है। तो फेक इन्फॉर्मेशन का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपके व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती होंगी, कौन चेक करने जाता है? आप लोग मान लेते हो सब सही है, कोई नहीं चेक करता। इंडिया में फैक्ट चेक का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं लोगों के पास। बस जो आ गया लगता, उसी से क्या होता है, बहुत सारे इलाकों में दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान राइट्स हो जाते हैं कि कहीं दिखाएंगे कि ये देखिए ये कम्युनिटी उसको काट रही है, ये उसको मार रही है, गाली दे रही है, अपमान कर रही है, और वहाँ भेज देंगे। तो बहुत सारे में फेक और मिस इन्फॉर्मेशन चुनावों में चलते रहते हैं, क्योंकि चुनावों में क्या होता है, डिफेम करने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं एक दूसरे को डिफेम करेंगे खूब, उससे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे लिखो आप लोग, अगला पॉइंट लिखो। अगला रिफॉर्म्स है उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। उम्मीदवार जो होते हैं चुनाव लड़ने वाले, उनके नाम को एक लिस्ट बनाना, उम्मीदवारों के नामों को। अब कैसे नाम, कैसी सूची? अब चुनाव आयोग 2 प्रकार की या 3 प्रकार की लिस्ट बनाता है, समझ लो। एक तो वो एक तरह से चुनाव प्रत्याशी, चुनाव में लड़ने वाले जो किसी रजिस्टर्ड पार्टी के मेंबर्स हैं, मतलब जो किसी पार्टी से हैं, जो किसी दल से हैं। और एक वो जो किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें, उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। नंबर वन इसमें होंगे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य। एक तो वो जो मान्यता प्राप्त है, और एक वो होंगे, अब देखो आपने पढ़ा है ना पार्टी एंड पार्टी सिस्टम में कितने टाइप की पार्टियां होती हैं। जैसे कुछ होती हैं राष्ट्रीय पार्टियां, है ना, कितनी हैं आजकल? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। फिर कुछ होती हैं स्टेट पार्टियां, कुछ होती हैं क्षेत्रीय पार्टियां। ठीक है, तो उन सबको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ही इन चीज़ों की मान्यता देता है। और राष्ट्रीय पार्टी होने, स्टेट पार्टी होने या क्षेत्रीय पार्टी होने के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, जैसे आप जो राष्ट्रीय पार्टी के पार्टियां हैं, उनको बहुत सारे रिसोर्सेस पे, बहुत सारे संसाधनों पे एक तरह से अधिकार मिलेगा, या कि उनको टाइम मिलेगा। जैसे जो गवर्नमेंट के बहुत सारे सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे संसद टीवी है, AIR है, ऑल इंडिया रेडियो है, यहाँ पे उनको टाइम दिया जाएगा, सेगमेंट दिया जाएगा
ठीक है, कि आपको इतना इतना टाइम दिया जा रहा है, इतना प्रचार करोगे आप इस टाइम पे। दूसरा लिखो इसमें, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार या सदस्य, ठीक है, जो रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन एक तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, या नेशनल पार्टियां नहीं है, एक तरह से कह लो, बड़ी पार्टियां नहीं, छोटी पार्टी। और तीसरे वो होंगे निर्दलीय उम्मीदवार। तीसरे कौन से होंगे, नंबर 3 लिख लो, निर्दलीय उम्मीदवार। आपके बहुत सारे एरिया में आपने देखा होगा, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, फिर कुछ लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। जिसको मान लो किसी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता, वो निर्दलीय लड़ जाते हैं। अब अगर क्षेत्र में उनकी बराबर पकड़ है, पहचान है लोगों से, तो जीत भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जिन्होंने अपने किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रहा उनका, लेकिन फिर भी एक अच्छी पॉलिटिक्स करते आए और बाद में फिर किसी न किसी पार्टी के साथ सपोर्ट कर देते हैं उनको, और फिर मंत्री बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, कोई पद ले लेंगे। ऐसा चलता रहता है, ठीक है। अब लिखो, अगली हेडिंग डालो। ये भी एक चुनाव सुधार की दिशा में एक पहल थी, ठीक है। अगला हेडिंग रहो, आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ध्यान रखना, मेन पॉइंट क्या है, इलेक्शन रिफॉर्म्स। इलेक्शन रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आने वाले टाइम पे क्या क्या होंगी वो भी देखेंगे हम लोग। अब देखो, अगला एक ऐसा पॉइंट है कि एक ऐसा कानून बनाया गया, राष्ट्रीय गौरव अधिनियम, कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के कुछ तत्व हैं, जैसे राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, हमारे महापुरुष हो गए, ठीक है, अगर हमारा राष्ट्रीय फ्लैग हो गया, इनका कोई अपमान कर देता है कोई उम्मीदवार, तो उसका चुनाव कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। या कि किसी पद पे रहते हुए भी अपमान कर देता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार बड़ी ट्रेजेडी हो गई एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, समझ रहे हो। आपका पड़ोसी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। क्या नाम था मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, सुश्री उमा भारती। उमा भारती को नाम सुना है आप लोगों ने, वो भारत सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री थी, गंगा मंत्रालय मांग रही थी, ठीक है, उनको मिल भी गया था। तो वो मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, और किसी ओकेजन पे फ्लैग होस्टिंग कर रही थी, झंडा फहरा रही थी, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने झंडा उल्टा लगा दिया था। जैसे झंडा फहराने का एक पूरा कोड है कि केसरिया ऊपर होगा, फिर सफ़ेद होगा, फिर हरा होगा। अब किसी ने झंडा पलट के लगा दिया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने झंडा फहरा दिया। और जब झंडा फहरा दिया, बाद में वो सारी चीज़ें सबके सामने मीडिया में आ गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, समझ रहे हो। तो इतनी छोटी, अब आप कहेंगे तो छोटी सी गलती है, मुख्यमंत्री का चुनाव जीतना, मुख्यमंत्री बनना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया, समझ रहे हो। चाहे गलती से ही किए आप, कुछ पदों पर गलती अक्षम्य होती है, समझ रहे हो। जैसे आप भारत के राष्ट्रपति हो, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप वहाँ गलती नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ ऐसी बड़ी गलती कर रहे हो और कहे गलती हो गई, जनता माफ़ कर दे, आप किसी जिले के ब्यूरोक्रेट हो, मान लो आप किसी जिले के डीएम हो, समझ रहे हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। सबसे ज़्यादा, हालांकि प्रैक्टिकल अलग बात है, खूब झूठ बोलते हैं, लेकिन जो सिखाया जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा ट्रेंड रहा है कि ये एक्चुअल में यहाँ का ट्रेंड नहीं है, ये यूरोपियन। अब देखो, जो सिविल सर्विसेज है वो भी यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे है। तो वहाँ पे ये होता था कि जब जो राजा के जो ये सिविल सर्वेंट होते थे, ये जनता से झूठ बोलते थे, तो इनको सरेआम फांसी दी जाती थी, सरेआम। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में झूठ नहीं चलता। लेकिन इसीलिए वो लोग झूठ बोलने के अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं। वो बोलेंगे ही नहीं कुछ, कोई काम करवाने जाओगे करेंगे ही नहीं, पोस्टपोन कर देंगे, टाल देंगे। ऐसी चीज़ें आपकी फाइल में लिखेंगे, ऐसे शब्द लिखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं करने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता नहीं। ऐसे ऐसे शब्दों को यूज करेंगे। ये सब इसीलिए करते हैं, सीधे सीधे कोई जवाब नहीं देंगे कि हाँ या ना, बीच का जवाब देंगे, तो जनता उसी में उलझ के रह जाएगी, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लिखो, अगला हेडिंग डालो, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने वाले, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून। राष्ट्रीय गौरव को अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून।
ठीक है। अब ये बना था 1971 में, लिख लेना 1971। और अयोग्य तो घोषित किया ही जाता है, 6 साल के लिए रोक भी लग जाती है कि आने वाले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, समझ रहे हो। और यही हाल होता है किसमें, ऐसे अपराधी, कुछ जैसे मान लो कोई अपराधी है, किसी को कोर्ट ने सजा सुना दी किसी मामले में, जिसको 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है, वो भी उनकी संसद सदस्यता तुरंत खत्म और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपराधियों के मामले में भी होता है, ठीक है। तो जब अभी राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 2 साल की, तो उनको लगा कि अब तो इनका करियर गया, क्योंकि अगले 6 साल तक भी ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन भला रहा सुप्रीम कोर्ट का कि उनका करियर बचा दिया, वरना बस वो देखते घूमते इधर उधर, ठीक है। जो प्रधानमंत्री का सपना लिए घूम रहे हैं कि हम एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखो नंबर 1, मतलब इसमें राष्ट्र गौरव में क्या क्या आएगा। नंबर 1 लिखो, राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध, राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध, झंडा का अनादर मत करना कभी, ठीक है। झंडा हमारा सबसे बड़ा पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक है, समझ रहे हो। लोगों ने जाने दी हैं इसके लिए, वंदे मातरम कहते कहते लोग फांसी पे चढ़ गए आपकी उम्र में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम, सब लोगों ने उस टाइम पे, ठीक है। नंबर 2, भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध। पहला तो राष्ट्रीय झंडा, दूसरा भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध। जो संविधान का अनादर करेगा उसकी भी सदस्यता जाएगी और वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को खूब कहते हैं कि इन्होंने संविधान का विरोध किया है, संविधान को मानने वाले नहीं है, इसीलिए कि अगर ये प्रूफ हो जाए ना तो वो चले जाएंगे फिर। नंबर 3 लिखो, राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध। राष्ट्रगान होता है ना आपके यहाँ डेली, सबको राष्ट्रगान गाना चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रगान हो रहा है और राष्ट्रगान कोई रोक दे बीच में, समझ लो दिस इज द क्रिमिनल ऑफेंस, अपराध किया है उसने। और राष्ट्रीय गौरव अनादर अधिनियम के तहत सजाएं होंगी उसको, और सख्त से सख्त सजा होगी, ठीक है। मौत नहीं होगी। मौत का कॉन्सेप्ट हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मौत को इतना आसान नहीं बनाया गया है, ठीक है। मौत हमेशा सजाएं, उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में होगी। जब कोई क्राइम कर देगा, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट नेशन, समाज के खिलाफ अपराध कर दे, देश के खिलाफ अपराध कर दे, पूरी एक गांव का गांव मास मर्डर कर दे, रेप कर दे, जैसे दिल्ली वाला जो मामला हुआ था, बुरे तरीके से देश के खिलाफ कोई साजिश कर दे, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, तब जाके उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। वरना आप छोटे मोटे मामलों में देखते हो पनिशमेंट, सजा डेथ नहीं होती है, उम्र कैद, 14 साल, 10 साल, 20 साल ये सुना देते हैं, ठीक है। अगला लिखो, ये कैंडिडेट, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कैंडिडेट के लिए, समझ रहे हो, चुनाव सुधार पढ़ रहे हो ना, तो चुनावों में जो खड़े हुए लोग हैं उनके लिए। और बाकी अपराध, ये चीज़ें सबके लिए है कि राष्ट्रीय अनादर तत्व जो हमारे प्रतीक हैं उनका जो अपराध अनादर करेगा सबके लिए अपराध हो, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट कहाँ से आते हैं, कैंडिडेट भी तो पब्लिक के बीच से ही आए हुए हैं। हमारे देश का चुनाव, देखो बहुत सारे रिफॉर्म्स, अभी आप बहुत सारे रिफॉर्म्स पढ़ोगे, लेकिन इन सारे रिफॉर्म्स का फायदा मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जनता नहीं सुधर रही है, समझ रहे हो। ऐसे ही लोगों को चुन रही है, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, वही लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ जा रहे हैं, जनता को वही पसंद आते हैं, तो वही लोग अपना अपना चुनाव कर रहे हैं बार बार। इसलिए सुधार हो नहीं पा रहा है। कागजों पे खूब सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी कमेटियां बन रही हैं, अच्छे अच्छे रिफॉर्म दे रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों का एक कब्जा सा हो गया है भारतीय राजनीति में, जिसको बोलते हैं एलीट ग्रुप। एक विशिष्ट वर्ग का एलीट ग्रुप का कब्जा हो गया है, बाकी आम आदमी मूक दर्शक है, वोटर है, बस जाके वोट डाल के चली जाए, वो कुछ बदलाव ला नहीं सकती। और वो जो राजनीतिक उम्मीदवार लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों में लोग हैं, वो चाहेंगे कि आम जनता के बच्चे भीड़ बने और फॉलोवर बने, उनका झंडा लेके उनके पीछे पीछे घूमे, और वो कभी अपने बच्चों को ऐसा नहीं करने देंगे। उनके बच्चे जाके देखो अमेरिका में, यूके में बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं,
वो फिर वहाँ से आएंगे, फिर से पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो सीधे सांसद, सीधे विधायक, सीधे मंत्री। और एक आम आदमी जो लगातार पार्टी के पीछे पीछे चल रहा है, पार्टी के झंडा लेके, उसको टिकट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। वो बस अपने आप में कहेगा कि हम भाजपाई, हम सपाई, हम कांग्रेसी, हम बीएसपी, बस हो गया। और लड़ता रहेगा वो चाय की दुकान पे बैठ के, रोड पे बैठ के, क्लास में बैठ के, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे। और मलाई कौन खाएगा? कुछ ऊपर के लोग, इलीट लोग। बाकी सब आपस में खूब लड़ो, खूब झगड़ो, आपस में खूब बात करो, किसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, शराब बिक्री पर प्रतिबंध। अब चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि शराब की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, है ना, इसीलिए। लेकिन दुकानें बंद हुई हैं तो क्या हुआ? क्या शराब की बिक्री नहीं होती? क्या शराब का बंटवारा नहीं होता? सबसे ज़्यादा होता है, चुनावों पे तो और ज़्यादा होता है। सिर्फ दुकानें बाहर से बंद होती हैं, पीछे वाला गेट भी तो होता है, तो वो सब लिखो इसमें। मतदान खत्म होने की अवधि के 24 घंटे के पहले, 48 घंटे के पहले, मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे के पहले मतदान केंद्र के इलाके में, मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान, होटल या किसी अन्य जगह पे, किसी दुकान, होटल या किसी अन्य जगह पर किसी तरह के नशीले पदार्थ या शराब की बिक्री नहीं होगी। किसी तरह के नशीले पदार्थ या शराब की बिक्री नहीं होगी। आजकल तो शराब के अलावा भी बहुत सारे नशे हैं कि नहीं है? अब नई आबादी जो है, नई पीढ़ी, वो शराब से ज़्यादा बाकी जो अदर न्यू ड्रग्स हैं उनको लाइक करती है ना। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के बहुत सारे इष्ट मित्र भी होंगे जो उनका रसा सौदन कभी किए होंगे, आपको भी कहते होंगे ले लो थोड़ा सा, अच्छा मज़ा आता है, फीलिंग हाई। कभी मत करना, समझ रहे हो? सब कुछ कर लेना लेकिन नशा कभी मत करना, वो सबसे खतरनाक है। बाकी आप इस टाइम पे क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी से प्यार हो जाएगा, किसी से मोहब्बत हो जाएगी, वो वाला नशा कर लो, वो ठीक है, लेकिन ये नशा मत करना। अगर ये वाला एक बार एडिक्शन लग गया तो ये बहुत, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा समझो, और आप छोड़ नहीं पाओगे। सर उसको छोड़ देते हैं। देखो, नशा कोई भी हो, छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ रहे हो? चाहे किसी मादक पदार्थ का नशा हो, चाहे किसी व्यक्ति का नशा हो, किसी व्यक्ति का, किसी के शरीर का नशा हो जाता है। इस टाइम पे वही होता है, व्यक्ति का नशा, शरीर का नशा हो जाएगा। छोड़ना सब मुश्किल है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है, आप तुलना करोगे तो वो वाला ज़्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो? और आजकल युवाओं में, सब देश की सबसे बड़ी समस्या यही है आजकल, खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा नशा चल रहा है। तरह तरह के टैबलेट्स ले रहे हैं। अरे खांसी पीने वाली दवा कोरेक्स पी जा रहे हैं लोग नशे के रूप में, है ना। थिनर, वो पता नहीं सुलेक्सन, वो झंडू बाम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हाँ देखो, पता तो तुम लोगों को सब है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो? अभी आपने देखा होगा कि जो, और देखो ऐसा हमारे युवा प्रभावित कहाँ से हो रहे हैं? सोशल मीडिया से। जो वर्तमान समय के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले ही जो बिग बॉस जीत के आया, अब उसके ऊपर आरोप लगा कि वो नशे की सप्लाई कर रहा है। हाँ, उसका पूरा सिस्टम फाट गया। तो वो जो सिस्टम करता था, पूरा सिस्टम बना के रखा था, सिस्टम हैंग हो गया देखो। तो और वो किसका नशा सप्लाई करता था? स्नेक का, समझ रहे हो? बहुत सारी बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी रेव पार्टियां होती हैं। रेव पार्टियां समझते हो? रेव पार्टियां का मतलब होता है, एक्चुअल में शहरों में जो नाइट लाइफ होती है रात के 12 बजे के बाद शुरू होती है। 12 बजे से पार्टी शुरू होती है, सुबह 6 बजे तक चलती है। और वहाँ सब लड़के लड़कियाँ सब, समझ रहे हो? लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, ठीक है, बराबरी से सबका पार्टिसिपेशन है। रात भर क्लब्स में, पब्स में सारी पार्टियाँ चलती रहेंगी, बहुत सारे नशे, ड्रग्स, सब कुछ चल रहा है उधर। और वो सब मामूली आदमी तो है नहीं, वो सब बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास। बस उनको चाहिए,
वो जो ड्रग्स हैं, वो जो नशीले पदार्थ हैं, हमको चाहिए, उनको सप्लाई करने वाला कोई होना चाहिए। पैसा कुछ भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? हाँ, बहुत देखो, नशे के भी कई सारे लेवल होते हैं, समझ रहे हो? जब लोगों को, जैसे गेम्स में होते हैं कि एक लेवल अचीव हो गया, अगला वाला लेवल, अगला वाला लेवल, ऐसे ही नशे में। अब फिर एक आदमी जो इतना बड़ा नशेड़ी है ना, उसको छोटे मोटे नशे ही नहीं करते। वो बोलता है कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलेगा 2-4 पैक पी लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर उसको अब सांप का जहर चाहिए उसको, अब उसको सांप का जहर असर करेगा। बहुत सारे लोग सांप से डंक कराते हैं अपने को, समझ रहे हो? और तब वो उनको जहर फील होता है कि वाह क्या बात है, कि मज़ा आ गया, आज सांप ने खा लिया मुझे। तो बहुत सारी लेवल पे चल रहा है सारी चीज़ें। और किसी भी देश को, किसी भी समाज को बर्बाद करना है तो उसके युवाओं को बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और इंडिया के जितने भी इनमी कंट्रीज हैं, सबका यही टारगेट है कि भारत वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और इनके यंग लोगों को बर्बाद करो। और यंग बर्बाद कैसे होगा? नशे के माध्यम से। और यही चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को समझदार हो जाना है, खुद तो बचना ही है, दूसरों को भी बचाना है, घर परिवार में, समाज में, सबको। ठीक है, आगे लिखो। अब अगला हेडिंग है मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश। मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश। आपने देखा होगा छुट्टी मिलती है जिस दिन वोटिंग होती है ना? लेकिन वो छुट्टी का लोग वोटिंग करने के लिए नहीं, मौज मस्ती करने के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं चलो आज छुट्टी, आज पार्टी करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने वो छुट्टी दी है कि ताकि सब लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वोट करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। लेकिन ऐसा एक रुझान देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में वोटिंग को लेके, चुनाव को लेके, पॉलिटिक्स के लोग वो इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक वोट से क्या ही हो जाएगा, हमारे देने से कोई जीत थोड़ी ना जाएगा। लेकिन हाँ, जीत जाएगा, हार जाएगा, एक ही की वोट से तो इतना वोट होता है। तो वो सारी समस्याएं देखी जाती हैं जो ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसमें, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या उद्योग में कार्यरत, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या उद्योग में कार्यरत पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा। मतलब उसका पैसा भी मिलेगा, ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। मतदान के दिन उनको वैतनिक अवकाश मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी। ठीक है, अगला हेडिंग डालो। अगला हेडिंग है 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक आदमी है, मान लो 10 जगह से खड़ा हो जाए कि कहीं ना कहीं से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन नहीं। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। अगला है, हाँ, 2 जगह लड़ सकते हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी 2 जगह लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री तो एक जगह बनारस से सांसद हैं, ठीक है, और एक कहाँ में है, एक कहाँ से है, गुजरात में बड़ोदरा से, समझ रहे हो, जहाँ उनका गृह क्षेत्र रहा है। दोनों जगह से लड़े, दोनों जगह से जीते, और फिर क्या किया उन्होंने, वहाँ से रिजाइन कर दिया, यहाँ से रहे आए। क्योंकि अगर ये भी है कि कोई प्रत्याशी मान लो दोनों जगह से जीत ही गया, तो अब दोनों जगह से वो मेंबर नहीं रह सकता। उसको 10 दिन के भीतर कोई ना कोई एक सीट चुननी होगी, कि चाहे यहाँ चाहे वहाँ। उसमें उपचुनाव होगा, फिर अभी वो भी आएगा, समझ रहे हो? हाँ, वो भी एक रिफॉर्म्स है। जिस दिन सीट खाली हुई उसके 6 महीने के भीतर वहाँ फिर से चुनाव कराया जाएगा, उपचुनाव होगा। तब तक वहाँ कोई नहीं रहेगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, समझ रहे हो? और हाँ, चुनाव उसी परिस्थिति में होगा कि मान लो उपचुनाव मान लो तभी होगा जब ये देखा जाएगा कि जो अगला चुनाव है, अगला आम चुनाव है, वो 1 साल से ज़्यादा की अवधि की है। अगर 1 साल से कम अवधि के अंदर चुनाव ही होना है तो फिर उपचुनाव नहीं होगा, फिर डायरेक्ट चुनाव होगा। ठीक है, लिखो इसमें, एक साथ हो रहे आम चुनाव समझते हो ना, जो हर 5 साल में होता है लोकसभा का। एक साथ हो रहे
आम चुनाव या उपचुनाव में कोई भी उम्मीदवार, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब लड़ते थे, एक बार वो 3-4 जगह से लड़ गए थे चुनाव, समझ रहे हो, उसके बाद ही ये कानून लाया गया। वो बोले कि हम 3-4 जगह से लड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो जीत ही जाएंगे। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं। तो क्या लिखा आपने, एक साथ हो रहे आम चुनाव और उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की 2 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा या विधानसभा की 2 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 सीटों पे लड़ सकता है, ठीक है। और जो बड़े सेफ, मान लो जो किसी पद के लिए जाए, जैसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है कोई, अब वो तो चाहेगा कि 2 जगह से लड़े, क्योंकि क्या पता कहीं से हार भी जाएं। अब पता चला हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और वो हार गए चुनाव ही अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इसीलिए वो 2 जगह से लड़ते हैं। ज़्यादातर प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार होते हैं वो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, समझ रहे हो। जैसे राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन एक जगह से हार गए, समझ रहे हो। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक जगह से उत्तर प्रदेश से लड़े थे, एक जगह लड़े थे केरला से, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो हार गए। उनको हराया किसने, स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी उनके खिलाफ लड़ी और उनको चुनाव हरा दी। और इसीलिए उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह बता दिया था कि राहुल जी सीट खतरे में है, आप देख लीजिए कहीं और। तो बोले कोई सुरक्षित सीट ढूंढो। नेता क्या होते हैं ना, जो बड़े नेता होते हैं वो सुरक्षित सीट ढूंढते हैं, ऐसी सीट ढूंढो जहां से हम हमेशा जीतें। तो वो चले गए केरला के वायनाड में, बोले कि ये सीट सुरक्षित है, यहाँ से आप लड़ेंगे खूब जीतेंगे। तो राहुल गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अभी, वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो केरला के वायनाड से सांसद हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे जो बड़े नेता होते हैं ना, अब जैसे अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है अभी, तो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे वो चाहेंगे कि हम 2-2 जगह से लड़ें। लेकिन आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि अब एक नेता को 2 जगह से देना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो शीर्ष नेतृत्व है शायद वही पा जाए, बाकी को तो एक जगह से सीट मिलना मुश्किल है, 2-2 जगह से देंगे। इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है। आपको लगता होगा कि यहाँ पढ़ाई लिखाई में बड़ा संघर्ष है, कंपटीशन एग्जाम निकालने में बड़ा संघर्ष है, राजनीति में और संघर्ष है, समझ रहे हो। पहली बात तो आप जीवन भर काम करोगे, क्या पता टिकट ही नहीं मिले वहाँ, और टिकट मिल भी गया तो क्या पता आप ना ही जीते, क्या सिक्योरिटी जीत जाओगे। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, बड़े बड़े नेता, समझ रहे हो। तो चुनाव बड़ा मुश्किल है इंडिया में, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, किसी भी तरीके से एक बार बन जाए, माननीय विधायक या माननीय सांसद बन जाए बस, फिर तो जीवन स्मूथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं। कौन कौन से, चलो।